हम लोगों ने पिछले वीडियो में गोदली भाग 2 का तीसरा अध्याय था घनानंद के द्वारा लिखा गया था अति सुधो स्नेह कुमारक है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और उसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया था। चौथा चैप्टर है स्वदेशी, जिसके कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनको शॉर्ट में हम लोग प्रेमघन कहते हैं। इस कविता में अपने देश के बारे में वर्णन किया गया है। इस कविता में बताया गया है अपने देश के बारे में स्वदेशी। इसका नाम है स्वदेशी। स्व माने अपना और देशी माने देशी। देश में जो वस्तु का उपयोग करना है उसके बारे में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने बताया है। स्वदेशी जी जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, उनका जन्म 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में कहाँ हुआ तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहाँ एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहीं पर इनका जन्म हुआ। यह जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, यह एक प्रसिद्ध नाटककार भी थे और कवि भी थे। इनका मृत्यु 1922 ईस्वी में हुआ। यह ब्रज भाषा के कवि थे। ब्रज भाषा यह लिखते थे। यह ब्रज भाषा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे जो दिया गया है पंक्ति के अनुसार हम लोग प्रत्येक पंक्ति का हिंदी करेंगे। तो पहला पंक्ति दिया है सबै विदेशी वस्तु नर गति रीत लखावत। सबै विदेशी वस्तु नर गति रीत लखावत भारतीयता कछु न भारत में दर्शात। प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार कवि कहते हैं, जो प्रेमघन कवि हैं वह कहते हैं कि यहाँ के लोग गुलाम रहते रहते लोगों की मानसिकता भी क्या हो चुकी है तो बदल गई है। मानसिकता भी अब सोच भी बदल गई है। यहाँ के लोग गुलामी करते करते विदेशी वस्तु को अपनाना शुरू कर दिए हैं। जो भी विदेशी वस्तु है विदेशी वस्तु को अपना रहे हैं और वह जो उनकी चाल है, रहने की रवैया है, ढंग है, वह सब संस्कार अब भारत की दिखाई नहीं पड़ती। सब में परिवर्तन हो चुका है। इनका जो जीवन जीने का शैली है वह भी बदल गई है। अपने संस्कार को खो दिए हैं। और इस पंक्ति में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कहते हैं कि हमारे जो भारत की जनता है वह अपनी भारतीयता भूल चुकी है। यहाँ हमारे भारत में अब भारतीयता दिखाई नहीं देती है। तो यह पहला पंक्ति का हुआ। दूसरा पंक्ति है मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू पिंधो के है ये किस्तान। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि यहाँ जो व्यक्ति है, भारतीय मनुष्य है, उसको देखकर कोई पहचान नहीं सकता है कि वह हिंदू है कि मुस्लिम है, कौन है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, सिख है, पता नहीं लगता। क्योंकि उनकी जो पहनावा है वह बिल्कुल क्या हो चुका है तो बदल चुका है। उनका रहने का तरीका बदल चुका है। अपने सब लोग जो भी है हिंदू मुस्लिम भारत में रह रहे हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, वे सब अंग्रेज का वस्तु को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण आज पता नहीं लगता कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। तो कवि कहते हैं कि सब अपने आप को अंग्रेज समझने में ही गर्व महसूस करते हैं। कह रहे हैं कि अपने आप को जब वो अंग्रेज समझता है तो उसको गर्व महसूस होता है, लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। तीसरा पंक्ति में है पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई। कहते हैं प्रेमघन जो है इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं प्रेमघन कि भारतीयता पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। जो भारत की जनता है, भारतीय है, वह पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? विदेश जाते हैं। मतलब कि पहनावा तो है ही, संस्कार तो बदल नहीं रहा है, साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी सब लोग क्या जाते हैं तो विदेश पढ़ने जाते हैं और उसी पढ़ाई को ज़्यादा लोग महत्व देते हैं। कहते हैं कि इनसे बुद्धि विदेश मिलती है। ये अपने चाल चलन अर्थात जीने का जो ढंग है वे सब विदेशी से सीख लिए हैं। वहाँ जाते हैं, विदेशी वस्तु को देखते हैं, विदेशी जनता को देखते हैं और वहीं से अपना सीख कर आते हैं और उसी वस्तु से ज़्यादा प्रेम करते हैं और अपना जो देश की है विदेशी वस्तु है उसका उपयोग छोड़ देते हैं और वह उसी में महसूस करते हैं। विदेशी कहलाना ही वह पसंद करते हैं और भारत के कहलाने में उनको अपमान जैसा लगता है। तो प्रेमघन कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं, हमारे भारत में रहते हैं, तो भारत का ही हम लोगों को चाल चलन संस्कार को अपनाना चाहिए। उसके बाद है चौथा पंक्ति में है ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने ने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। चौथा पंक्ति है, इसमें कहते हैं कि इस पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि विदेशी ठाठ बाट में रहने वाले इन लोगों ने अपने देश को विदेश बना दिया है। मतलब यह जो विदेशी रहने वाला है वह दूर जाता है, विदेश पढ़ने जाता है और वह विदेश पढ़कर आने के बाद यहाँ भी वह वहीं का संस्कार को अपनाता है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोग भी विदेशी होते जा रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग भी विदेशी बनते जा रहे हैं। कहते हैं कि सपने में भी इनमें थोड़ी भी भारतीयता नहीं बच गई है।
जो प्रेमघन कह रहे हैं, कहते हैं यहाँ के जनता के बारे में कि विदेशी जाते हैं और वह सपने में भी अगर सपना भी देखते हैं तो वह विदेशी देखते हैं, अपने भारत का नहीं देखते हैं। मतलब वह सपना भी देखता है किसी प्रकार का तो वह विदेशी वस्तु को ही देखता है। कहता है कि यह पूर्ण रूप से क्या हो गए हैं, तो विदेशी हो गए हैं। 5वां पंक्ति में है, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कहते हैं, कवि कहते हैं प्रेमघन कि हिंदू लोग आपस में क्या कर रहे हैं, जब हिंदू लोग आपस में मिलते हैं तो हिंदी बोलने में अपनी बेइज्जती समझते हैं। उनको लगता है कि हिंदी बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरी बेइज्जती हो रहा है। ऐसा आज हमारे देश में स्थिति हो गया। ये आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान भी क्या करते हैं, तो अंग्रेजी में करते हैं। हम लोग जैसा देखते हैं कि कोई व्यक्ति हिंदी में बात करता है, कहीं पर अंग्रेजी में बात करता है, तो अंग्रेजी बोलने वाले की वहाँ पर महत्व बढ़ जाती है और हिंदी बोलने वालों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता है। तो यही कहते हैं प्रेमघन कि हमारे भारत में जो मातृभाषा हिंदी है उसका भी लोग अपमान कर रहे हैं। अगर हिंदी कोई बोलता है तो उसका अपमान होता है और विदेशी भाषा बोलता है तो उसका नाम होता है। अपने घर की हर चीज़ के नाम को भी अंग्रेजी में ही बोलते हैं। कहते हैं कि जितने भी घर में छोटा बच्चा होता है वह अंग्रेजी में बोलता है तो माता पिता क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और हिंदी में बोलता है, एक दूसरा बच्चा है जो हिंदी में बोलता है घर के अगल बगल में, तो कहते हैं कि वह हिंदी में बोलता है, मेरा बच्चा क्या चीज़ में बोलता है, अंग्रेजी में बोलता है। तो यही कहते हैं बद्री नारायण जो प्रेमघन हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, वे कहते हैं कि आज ऐसा हमारे देश में हो चुका है कि लोग अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा को खाते हैं, अंग्रेजी वस्तु को पहनते हैं, जितना भी वस्तु वह उपयोग करते हैं अंग्रेजी करते हैं और उस वस्तु को उपयोग करने में उनको काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। 6ठा पंक्ति है, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि लोगों की हर चाल में अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी आ गई है। जो ब्रिटिश है, अंग्रेज था, उसकी नीति आ गई है। हर काम में उसकी नीति लोग अपनाते हैं। वह अंग्रेजों की तरह मोटर गाड़ी में चलते हैं। कहते हैं कि हमारे देश में आज भी हैं जो मोटर गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, तो वह कहाँ से करते हैं, अंग्रेज को देखा में कर रहे हैं, देखा हिचकी में कर रहे हैं। देश वेशभूषा भी अंग्रेजी की तरह धारण करते हैं। आज अभी बताया, थोड़ा जो आगे पंक्ति था उसमें बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फर्क नहीं रहता, नहीं पहचान सकते हैं देखकर। उसका कारण यही है कि लोग विदेशी वस्तु का इस्तेमाल करता है। अगर अपने देश का इस्तेमाल करेगा तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी अलग अलग धर्म का है, जाति का है, उसको हम लोग पहचान सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि अपने वेशभूषा को भी अंग्रेजी की तरह धारण करते हैं, अंग्रेजों की तरह रीति रिवाज भी अपनाते हैं। कोई काम करते हैं तो विदेशी नियम अपनाते हैं। घर के सभी सामान भी देखा जाए तो विदेशी है। आज किसी घर में जाते हैं तो देखते हैं कि अपना देश से ज़्यादा सामान कहाँ का है, तो दूसरे देश का है। उनके घर को देखकर लगता ही नहीं कि यह अपने देश का है। सब कुछ देश के क्या है, तो विपरीत ही हैं। हम किसी के यहाँ घर में जाते हैं, मोहल्ला में जाते हैं, तो जितने भी वस्तु देखते हैं वह क्या देखते हैं, तो लगता है कि अपने देश का विपरीत है, हम भारत में नहीं। उसके बाद है 7वां पंक्ति में प्रेमघन कहते हैं, हिंदुस्तानी नाम सुनी अबे सकुची लजास, भारतीयता सब वस्तु ही सोए है घिना। कहते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि आज ऐसा हो गया है कि लोग को हिंदुस्तानी कहने में शर्म आता है। लोग को हिंदुस्तानी नाम सुनकर लज्जा आती है। उन्हें कह नहीं पाते किसी को कि हम हिंदुस्तानी हैं। उन्हें नाम भी अब अंग्रेजी का पसंद आता है। लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी नाम को ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे भारत में जितने होते हैं, जितने देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी नाम, कोई भी कहीं संस्था चलता है, कुछ चलता है, तो अंग्रेजी नाम ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और इसी का लोग क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं। कहते हैं हम यूँ कह सकते हैं कि उन्हें भारत की हर एक वस्तु से ही घृणा हो गई। बद्री नारायण प्रेमघन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि यहाँ के हर व्यक्ति को क्या हो गया है, तो यहाँ के वस्तु से घृणा हो गया है, जिससे वह यहाँ की वस्तु को स्वीकार नहीं करता है, उपयोग नहीं करता है। जैसे लगता है कि यहीं के व्यक्ति को यहीं की वस्तु बेकार दिखाई देता है। 8वां पंक्ति में कहते हैं, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। कहते हैं कि कवि कहते हैं कि लोगों पर गुलामी इतनी आ चुकी है, विदेशों का इतना प्रभाव पड़ चुका है कि जिधर देखो उधर सिर्फ अंग्रेज का वस्तु दिखाई देता है। कहीं जाते हैं तो सिर्फ अंग्रेजी वस्तु मिलता है, अंग्रेजी सामान मिलता है। शहर गांव
के जितने भी लोग हैं वेशभूषा, अभी गांव में थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन शहर में हर गली गली में जाते हैं तो वेशभूषा किसकी मिलती है, तो अंग्रेजी की मिलती है, अंग्रेजियन की मिलती है। कहते हैं कि यही नहीं, जितना भी बाज़ार में हम लोग सामान देखते हैं तो वहाँ पर भीड़ किसका ज़्यादा रहता है, तो विदेशी वस्तु को जो खरीद बिक्री, जहाँ पर विदेशी वस्तु बिक रहा है वहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है, और जब अपने देश की जो वस्तु बिकती है वहाँ पर क्या रहती है, कम रहती है। जैसे हम लोग दिवाली में देखते हैं, कि जहाँ पर अपने देश का दिया बिकता है वहाँ पर भीड़ नहीं रहता, और जबकि देखते हैं जहाँ लाइट दूसरे देश का सीरीज लाइट जलता है, हम लोग लाइट जलाते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि अपने देश का सामान उपयोग ना करके हम लोग दूसरे देश का सामान उपयोग करते हैं, और इसी में यहाँ की जनता क्या है, तो बहुत ज़्यादा खुश है। उसके बाद 9वां पंक्ति में कहते हैं, जिनसो संभाल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हैं हुए या कैसी खाम ख्याली। कहते हैं कि यह जो पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद इस पंक्ति में नेताओं की तुलना करते हुए कहते हैं कि हमारे देश की जो नेता है वह कहती है कि हम देश को चलाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से अपने देश की जो पोशाक है ढीली ढाली धोती, कह रहे हैं कि वह जो धोती ढीली ढाली होती है वह संभाल नहीं पाती, फिर वह व्यक्ति देश को क्या संभालेगा। अगर नेता अपना देश का सामान यूज करना शुरू करे, अपना पोशाक देश का जो धोती है वह पहनना शुरू करे, तो दूसरे व्यक्ति भी यहाँ पहन सकता है। लेकिन हमारे देश के नेता मंत्री है वही विदेशी सामान का उपयोग करता है, तो जनता भी उसकी देखिसकी करती है, देखा इसकी, वह भी विदेशी सामान का उपयोग करती है। तो कहते हैं कि भारतीयता वस्त्र नहीं संभाल पाते नेता लोग, इसलिए जो हमारी देश की स्थिति है काफ़ी ज़्यादा क्या है, खराब हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है, संस्कार यहाँ की नहीं दिखती। इसलिए नेता को भी अपने पोशाक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद 10वां पंक्ति है, कहते हैं, दास वृत्ति की चाह चहूँ दिशी, चारहु बरन बढ़ा ली, करत खुशामद झूठ पर संसार मानहू बने डफाली। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि किसी में स्वाभिमान की भावना ही नहीं है, मतलब कि किसी में, सब में हो गया है कि बस हम आगे निकल जाएं, दूसरे को पीछे छोड़ दें। किसी में लोग अंग्रेज़ों के नौकर बनकर जीने में ही अपनी भलाई समझते हैं, मतलब कि जो लोग हैं वह आज ऐसा हो चुका है कि हर एक मनुष्य अपने लिए से कुछ करना नहीं चाहता, उनको लगता है कि हर चीज़ मुझे बना बनाए मिल जाए, तो इसके लिए तो विदेशों की गुलामी करनी पड़ेगी। और लोग भी चाह रहे हैं कि नौकर बनकर हम क्या करें, जिए, नौकर बनकर रहना चाहते हैं, नौकर बनकर जीने में अपनी भलाई समझते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, अपनी शान समझते हैं नौकर बनकर रहने में। जबकि कहते हैं बद्री नारायण प्रेमचंद चौधरी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें विदेशी वस्तु का त्याग करना चाहिए, विदेशी के साथ काम नहीं करना चाहिए, हमें नौकर बनकर नहीं बल्कि मालिक बनकर काम करना चाहिए। कहता है कि आज ऐसा, फिर कहते हैं कि करत खुशामद झूठ पर संसार मानहू बने डफाली। कहते हैं कि आज ऐसा स्थिति हो गया कि यहीं के भारत की जनता विदेशों का बड़ाई करते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं, चमचागिरी करते हैं, किसका, तो नेता का, जो विदेशी आदमी है, विदेशी बिजनेसमैन है, उसके साथ रहता है, उसी का बड़ाई करता है, अपने देश में उसको बढ़ावा देता है, अपनी जनता को झूठी वादा करता है, झूठी उस कंपनी का प्रचार करता है, तो कहाँ तो व्यक्ति कर रहा है, तो हमारे देश का ही व्यक्ति कर रहा है। तो यह कहते हैं कि वैसे व्यक्ति को प्रेमचंद ने क्या कहा, डफाली कहा, जो नेताओं की झूठी प्रशंसा करता है, विदेशी वस्तुओं को अपनाता है और उस वस्तु को अपनाकर झूठी प्रशंसा करके दूसरे व्यक्ति को भी उपयोग करने के लिए कहता है, तो वैसे व्यक्ति को प्रेमचंद ने क्या कहा, तो डफाली कहा, कि वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, चमचा होते हैं, जो विदेशियों वस्तु को बढ़ावा देने के लिए विदेशियों का साथ देते हैं, चमचागिरी करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। इस चैप्टर यही था, 10 पंक्ति था। इसके बाद है, इसका प्रश्न उत्तर है। पहला क्वेश्चन है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो सार्थकता का मतलब होता है कि क्या यह जो हम लोग पढ़े यह शीर्षक सही था या नहीं। तो शीर्षक सही था, शीर्षक का मतलब होता है कि शीर्षक से ही पता लग जाए कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने देश के बारे में पढ़ा और इसका नाम भी स्वदेशी था, तो इसलिए हम कहेंगे कि यह शीर्षक जो स्वदेशी शीर्षक है, इस कविता की जो शीर्षक है सार्थकता है, क्योंकि शीर्षक का मतलब होता है, शीर्षक
का मतलब ही होता है कि उसका जो अंदर कहानी है, कविता है, उसके बारे में जान जाना। तो यह शीर्षक से पता लग जाता है कि हाँ इसी के बारे में वर्णन है। और अंदर भी हम लोग देखें, पंक्ति को एक कर देखें तो पूरे इसमें अपने देश के बारे में है। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे शीर्षक स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि का जो हृदय है स्वदेश की मतलब अपने देश की हर चीज़ के लिए तड़पता है। वह कहते हैं कि अपने देश का सामान का उपयोग करो, विदेशों को सामान को त्याग करो। उनका हृदय कहता है कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, जो अपने देश की मर्यादा है, विषय वस्तु है, अपना देश का सामान है, वो उसका उपयोग करो। अतः ही हम कह सकते हैं कि यह जो शीर्षक है यह सार्थक है। दूसरा है कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? तो प्रस्तुत कविता के अनुसार कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि यहाँ के लोग, अपने देश के लोग ही विदेशी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी हम लोग जाते हैं हर जगह विदेशी वस्तु को ही देखते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हम तो भारत में रहते हैं लेकिन भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। उसके बाद है कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? तो कवि समाज के उस वर्ग की आलोचना करता है जो विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, जो विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देता है। ऐसे जो विदेशी अंग्रेजी शिक्षा, संस्कार, संस्कृति को अपनाता है, वैसे वर्ग को कवि क्या करता है? आलोचना करता है। उसके बाद है कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? तो कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था के बारे में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि हर तरफ अंग्रेजियन दिखाई पड़ता है। जाते हैं बाजार में जाते हैं तो हर एक वस्तु क्या मिलता है? तो विदेशी मिलता है। और जिस जगह पर विदेशी वस्तु मिलता है वहीं पर हमारे भारत के लोग सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ लगाते हैं और वहीं से सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। पाँचवा है नेताओं के बारे में कवि प्रेमधन जो हैं क्या कहते हैं, क्या उनकी आशय है, क्या अभिप्राय है? तो नेताओं के बारे में कवि कहते हैं कि इसको लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता के अनुसार कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति से अपनी ढीली ढाली धोती नहीं संभल पाती वे पूरे देश को क्या संभाल पाएंगे। छठा क्वेश्चन है कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों? तो कवि ने डफाली उन व्यक्तियों को कहा जो अंग्रेजों के झूठी प्रशंसा करते हैं, विदेशी वस्तुओं का झूठी प्रशंसा करते हैं और उस विदेशी व्यक्ति का आगे पीछे घूमते हैं और झूठी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कवि ने क्या कहा? डफाली कहा। यही इस चैप्टर का पूरा था, हम लोगों ने समाप्त कर लिया। चौथा चैप्टर जो स्वदेशी था। उम्मीद करते हैं सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।